तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके जो महत्वपूर्ण गुण हैं, है ना, जो उसकी विशेषताएं हैं, वो इस चैप्टर में दे रखी है ना। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़े से बेसिक्स को जान लेते हैं, है ना। उसके लिए थोड़ा सा हम चलते हैं इधर सेपरेशन ऑफ पावर से। देखिए, किसी ऐसे बंदे ने जिसने पॉलिटी का पी भी नहीं पढ़ा है आज तक, है ना, और उसे पॉलिटी देख के बहुत डर लगता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है बेसिक से शुरू करें। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से लेते हुए एडवांस तक जाएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं समझाऊंगा। अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस निकल जाते हैं, है ना। पीसीएस के लिए भी देख सकते हैं आप इसे, और यूपीएससी के लिए तो है ही है। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स, पहले हम सेपरेशन ऑफ पावर्स को जानते हैं। देखिए, क्या होता है, हमारे देश को कोई ना कोई तो चला ही रहा है। जैसे हम जानते हैं ना, हमारे देश को कोई ना कोई तो चला ही रहा है ना। किसी के हाथ में ताकत है तभी तो वो पूरे देश को चला पा रहा है ना। लेकिन आप सोचिए, ये क्या सारी ताकतें किसी एक इंसान के हाथ में है? क्या मोदी जी के हाथ में, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, या हमारे राष्ट्रपति हैं, या कोई भी XYZ कोई भी ऐसा इंसान है जिसके हाथ में सारी पावर्स हैं? लेकिन हाँ, हिस्ट्री में एक ऐसा बंदा हुआ था जिसके हाथ में सारी पावर्स थी, जैसे कि हिटलर, है ना। जर्मनी का जो हिटलर था, उसके हाथ में सारी ताकत थी। कानून बनाने की ताकत भी उसके हाथ में थी, कानून लागू करने की ताकत भी उसके हाथ में थी, और यहाँ तक कि सज़ा देने की ताकत भी उसके हाथ में थी, है ना। तो सब कुछ उसके हाथ में ही था। देखिए जी, ऐसी तानाशाही ना आ जाए। जैसे कि हम जानते हैं ना, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहाँ पे लोगों का राज चलता है, यहाँ किसी राजा का राज नहीं चलता। यहाँ पूरे देश को हम खुद चलाते हैं, हम डेमोक्रेसी है हमारे देश में, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का फीचर क्या है? सबसे पहले क्या, देखिए, किसी एक इंसान के हाथ में सारी ताकतें ना हो। देखिए, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, नाम से ही पता लग रहा है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब विभाजन, अलग करना, ऑफ पावर्स। जैसे किसी भी ताकतों को हम अलग अलग करते हैं, उसको हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। चलिए थोड़ा देख लेते हैं नीचे। देखिए, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या होता है? जो हमारे MP, MLA, MLC, जो भी विधायक साहब, सांसद साहब जो लोग हैं, वो सब लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं, है ना। ये सब लेजिस्लेटर्स होते हैं। लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पे अपने देश के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, वो काम किसका है? लेजिस्लेचर का है ना। अब ये नियम कानून तो बन गए। सपोज़ कीजिए चालान कटने का है कि किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो उसका 500 रुपये का चालान कटेगा। तो ये कानून कहाँ बनेगा? ये कानून बनेगा लेजिस्लेचर में। और उसके बाद आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। अब जो कानून बन गए, मानो 500 रुपये का चालान कटने का कानून बन गया, तो ऐसा थोड़ी है कि खुद विधायक साहब लेके चले जाएंगे चौराहे पे और चालान काटना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये काम कौन करेगा? एक IPS ऑफिसर के नीचे जो उसका डिपार्टमेंट होता है ट्रैफिक का, वो करेगा। फिर आते हैं अपने एग्जीक्यूटिव, जो बने हुए कानूनों को क्या करते हैं? लागू करते हैं। अब IPS साहब क्या करेंगे? उस कानून को लागू करवाएंगे, है ना, कि अपने ट्रैफिक पुलिस जो भी डिपार्टमेंट है ना, उसके थ्रू लागू करवाएंगे और चालान काटेंगे। सपोज़ कीजिए उन्होंने चालान जो है किसी गलत बात पे काट दिया, मानो कटना चाहिए था हेलमेट पे और कोई पजामा पहन के गया हुआ है ना, और उसके पजामा देख के उन्हें चालान काट दिया। भाई, किसी कोई कुछ भी पहन के जाए तो कोई चालान थोड़ी कट सकता है उसका। तो फिर उसको कहीं न्याय तो चाहिए ना, उसके साथ अन्याय हो गया। तो अन्याय हुआ है तो फिर भाई न्याय भी कहीं ना कहीं तो ढूंढेगा ना। वो चीज़ जाती है जुडिशरी के पास। जुडिशरी का मतलब है यहाँ पे हमारे जजेस और जो हमारे कोर्ट हैं, है ना, ये सब आते हैं जुडिशरी के अंदर, है ना। तो यहाँ पे जज साहब के पास जाएगा फैसला, मतलब फैसला क्या, केस जाएगा जज साहब के पास, और जज साहब जो है जो भी फैसला होगा अकॉर्डिंगली उसका फैसला कर देंगे, न्याय कर देंगे, है ना। तो उसके साथ अन्याय नहीं होगा। आप थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं क्या पिक्चर थी। यहाँ पे देखिए, सबके पास अलग अलग ताकत है। जैसे लेजिस्लेचर ने क्या करा? MP, MLA, MLC क्या करा? इन लोगों ने कानून बनाने का काम करा। एग्जीक्यूटिव, इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने इस कानून को लागू करने का काम किया जो इन्होंने बनाया था। जैसे फिर आता है हमारा जुडिशरी। मानिए अगर कोई कानून गलत बन गया है, गलत लागू हो गया है, तो उसका फैसला कौन करेगा? जुडिशरी। तो सर, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है देश के अंदर? है जब जुडिशरी काम कर सकती है, किसी कानून को मतलब हटा भी सकती है, और अगर गलत की सजा भी दे सकती है। वैसे तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जुडिशरी होती है, जो एक्चुअल मैं आपको बात बताऊं। लेकिन हमारे लोकतंत्र के हिसाब से पूरे देश में सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास है? लोगों के पास, हमारे हाथ में है। वी द पीपल, हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब लोग क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं।
जब पूछते हैं कि 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र की जो ऊपर की छत है, हमारी जो ऊपर की बिल्डिंग है, वो 4 स्तंभों पर रुकी हुई है। कौन से हैं वो? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। चौथी कौन सी है? मीडिया। लोग क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है? यहाँ पावरों का विभाजन करा गया है, यहाँ पावरों का विभाजन करा गया है। तो पावरों के विभाजन की वजह से यहाँ पे तीनों लोग अलग अलग हैं, है ना, किसी एक के हाथ में नहीं है पावर, है ना, सबके पास अलग अलग है। अब ऐसे क्या, यहाँ पे देखिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया, ये 4 स्तंभ किसके हैं? डेमोक्रेसी के, है ना। ये आप याद रखिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर को डेमोक्रेसी में पिलर बता देते हैं, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बता देते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को। यहाँ पर मीडिया ऐड हो जाती है ना। मीडिया क्या काम करती है? इन तीनों लोगों को देखने का काम करती है कि अगर ये लोग कोई गलती वलती तो नहीं कर रहे हैं, कुछ मतलब कुछ हेर फेर तो नहीं कर रहे हैं। तो ये क्रॉस चेक करने का काम कौन करती है? ज़्यादातर मीडिया करती है, इनको एक्सपोज करती है। स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं, आपने देखा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे एक किताब के अंदर, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक किताब के अंदर क्या होता है? चैप्टर्स होते हैं, है ना। ऐसे ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर है ना। इनको याद कर, देखिए अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, PCS में 110% एक क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना है आपको, है ना। तो उसकी ट्रिक क्या याद करने की? देखिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP। एक सेकेंड में पेन ले लेता हूँ। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, है ना। और टू मीट श्याम एंड राम, है ना। यहाँ तक आप याद करेंगे। उसके बाद दूसरा आप याद करेंगे यहाँ से, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, है ना। मैं सब आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे उसका तीसरा क्या है? ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। एक सेकेंड बस। देखिए, हमने ऊपर पढ़ा यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP। तो यू से हमारा आ गया फर्स्ट चैप्टर, कौन सा है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा हो गया? सिटीजनशिप। तीसरा, जैसे यहाँ पे कैन है ना, कैन का यहाँ पे कैन, सेकंड चैप्टर सिटीजनशिप। तीसरा फ्लाई, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ्लाई, तो यहाँ पे अपना फ्लाई क्या हो गया? फंडामेंटल राइट। और DPSP क्या हो गया हमारा? ठीक है। उसके बाद फ्लाई से आ गया हमारा फंडामेंटल राइट, डायरेक्टली हब से आ गया DPSP, फ्रॉम से आगे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ये आपको इसी ट्रिक से क्या करना है? पूरा याद कर लेना है। ये चैप्टर्स हैं, मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ, आप नोट्स बना लीजिए ऐसे पॉज करके। उसके बाद सेकंड में ये है 22 हैं टोटल, नहीं 22 हैं, आप इनको कर लीजिएगा, है ना। इनसे क्वेश्चन जरूर आता है PCS में, एश्योर्ड एक क्वेश्चन यहाँ चाहे मैच में पूछ लेगा, चाहे कुछ भी करके XYZ तरीके से वो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो ये आप अभी कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए, और एग्ज़ाम जब आ जाए तो एक हफ्ते पहले इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। अब मेन बात आती है अपनी शेड्यूल की। यहाँ पे क्वेश्चन UPSC में भी बहुत अच्छी तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे शेड्यूल्स हैं हमारे, देखिए शेड्यूल्स की ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। यहाँ पे क्या है? एक बूढ़े PM है ना, एक बूढ़े PM है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। इनकी ट्रिक है ये, है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। बिल्कुल इसी फॉर्म में आप याद कर लीजिए, छोटी सी ट्रिक है। और हैं ही कितने शेड्यूल? 12 शेड्यूल्स हैं, है ना। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने पढ़े थे ना, कितने आर्टिकल्स हैं टोटल? अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो, कितने आर्टिकल हैं? 448 आर्टिकल्स हैं, है ना टोटल। और शेड्यूल कितने हैं? प्लस 12 शेड्यूल्स हैं। कितने? 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें शेड्यूल पहले तैयार करते हैं। टीयर्स यानी TEARS, मैं समझा दे रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। टी टेरिटरीज एंड स्टेट के बारे में पहले शेड्यूल में दे रखा है। एमोल्यूमेंट मतलब जो तनख्वाहें होती है ना, सैलरीज, वो होती है एमोल्यूमेंट्स। जैसे बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उनके एमोल्यूमेंट्स इसके अंदर दे रखे हैं। ए यानी थर्ड शेड्यूल, ए यानी एफर्मेशन एंड ओथ्स, जो शपथ लेते हैं, है ना, वो इसके अंदर दी हुई है। जो MP MLA आप इसके अंदर पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ाऊंगा, उसमें ओथ दी गई हैं इसके अंदर। शपथ, ओथ का मतलब होता है शपथ। बस इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं, जो स्टेट के जो हेड होते हैं गवर्नर, उनकी इसमें नहीं दे रखी है शपथ, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दे रखी है ना। लेकिन MP MLA और इन सब लोगों की इसके अंदर दे रखी है। और फिर चौथा शेड्यूल है हमारा राज्यसभा एंड एलोकेशन। क्योंकि मैं पेन ले लेता हूँ, थोड़ा आप लोग को देखने में आसानी रहेगी।
तो ये हो गए हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ 5th में, और 6th में हो गए हमारे अदर ट्राइबल एरियाज़, और 7 में आ गए हमारी फेडरल लिस्ट। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था फेडरल लिस्ट 7th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर कौन से होते हैं, एक तो यूनियन लिस्ट होती है ना, और एक होती है इसके बाद स्टेट लिस्ट, और तीसरी कौन सी होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर वो सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि किसके ऊपर कौन कानून बना सकता है। जैसे हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किस किस के ऊपर कानून बना सकता है वो तो दे रखा है यूनियन में। और जैसे हमारी स्टेट लेजिस्लेचर होती है, विधानसभा, विधान परिषद, जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर होती है ना, वो किस चीज़ पे कानून बना सकती है, वो स्टेट के अंदर दे रखी है। जैसे पुलिस हो गया, प्रिजन हो गया, है ना। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिनके ऊपर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकता है और यूनियन भी बना सकती है ना। चलिए अब बढ़ते हैं 8th शेड्यूल की तरफ। 8th शेड्यूल है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, उसके बारे में 8th शेड्यूल के अंदर दे रखा है। और 9th शेड्यूल है हमारे लैंड रिफॉर्म्स। इंडिया के अंदर लैंड रिफॉर्म्स आए थे, वो आगे हम पढ़ेंगे, वो 9th शेड्यूल में है। 10th डिफेक्शन के बारे में है, जैसे नेता लोग जो होते हैं अपनी पार्टी के अंदर अदला बदली कर लेते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, तो वो डिफेक्शन के अंदर दे रखा है। 11 में है हमारी पंचायत, और 12th में हमारी म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, तो ये शेड्यूल्स जो हैं, एक बार आप शेड्यूल नोट जरूर कर लीजिएगा। 1 सेकंड में इसको मिटा देता हूँ, तो जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी नोट करने में। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। तो आप इसको जूम आउट करके यहाँ पे देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर 3 है सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैंने पहले भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं कि एक कंट्री पर किस तरीके से राज करा जाएगा। अगर हमारी कंट्री किसी चीज़ से चल रही है तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे नहीं कुछ भी मर्जी होगी और एकदम से शुरू कर दिया जाएगा कि भाई हम आज हमारी मर्जी है मोदी जी की, कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह कर ही वो कुछ कर सकते हैं। उससे ऊपर करेंगे तो फिर उनको करने नहीं दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करने देगा। अब बात करते हैं उसकी जो विशेषताएं यानी सैलिएंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसकी बात करते हैं। देखिए लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको पहले बताया था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना लेंथीएस्ट है। क्यों लेंथीएस्ट है? क्योंकि किसी भी स्टेट के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक ही के अंदर सब कुछ मर्ज करके दिया हुआ है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके, एक तो रिटन होते हैं और एक होते हैं अनरिटन। एक तो लिखित होते हैं और एक होते हैं बिना लिखे हुए। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, अमेरिका का है, और कहाँ का लिखा हुआ नहीं है, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, अनरिटन है, वह लिखा हुआ नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि सबसे लेंथीएस्ट क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्योंकि भाई स्टेट के लिए कोई भी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सब एक ही में दे रखा है ना। कॉम्प्रिहेंसिव है और काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। बिफोर 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर हैज़ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू स्पेशल स्टेटस ऑफ आर्टिकल 370। आपको पता है 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया था। उसके पहले क्या था, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ का झंडा भी अलग था, है ना। तो 5 अगस्त 2019 के बाद यानी 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ पे ऐसी चीज़ें सब खत्म हो गई और अब वहाँ पे भारत का संविधान लागू होता है। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब ये चीज़ देखिए, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पीसीएस में तो बहुत पूछे जाते हैं और यूपीएससी भी कहीं ना कहीं से घुमा के इनको पूछ ही लेता है स्टेटमेंट्स में। देखिए क्या है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए कई जगह से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है, कि ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने पूरा सोच लिया और सारी चीज़ें हमारी ही दिमाग की, ऐसा नहीं है। अच्छी बातें हम किसी की भी सीख सकते हैं, है ना। चाहे मतलब अच्छी बात है तो हम किसी भी से भी सीख सकते हैं ना, भले ही हमारा दुश्मनी क्यों ना हो, है ना। तो अच्छी बातें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, भाई उन लोग को एक्सपीरियंस था, वो कई समय से चला रहे थे, उनके यहाँ ये चीज़ें सक्सेसफुली फॉलो हो पा रही थी, तो हमने भी उसको सोचा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडल्ज कर दें। देखिए जैसे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला फीचर हम लोगों ने वहाँ से बोरो किया। रूल ऑफ लॉ ये भी हमने वहाँ से लिया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बाई कैमरलिज्म। आप याद करिए, कमेंट करके बताइए बाई कैमरलिज्म, मैंने आपको पहले बताया था बाई कैमरलिज्म क्या होता है। देखिए बाई कैमरलिज्म अगर आपको नहीं पता तो मतलब 2 सदन जैसे होते हैं ना, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट लेवल पे बात करें, हमारे कौन से सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद,
है ना। तो ये 2 सदन होते हैं, तो उसको बाइकैमरलिज्म बोला जाता है ना, 2 हाउसेस। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि पार्लियामेंट के अंदर ही हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं पार्लियामेंट का ही तो हिस्सा होते हैं, इसीलिए इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। और रूल ऑफ लॉ देखिए, राजा भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आज करेगा, लॉ ही सबसे प्रथम है, जो नियम होंगे उसी हिसाब से कानून चलेगा, ये नहीं और हर किसी के लिए बराबर है कानून। आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में हम लोग आर्टिकल 14 लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसे कानून बनाए जाने हैं। सिंगल सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप एक बार इंडिया में ऐसा नहीं होता कि हर स्टेट में अलग अलग जाके सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी आपको, एक ही जगह पे आप मतलब एक बार आप सिटीजन बन गए इंडिया के तो पूरे इंडिया में चलेगी वो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में हर स्टेट के लिए अलग से आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप होती है। यहाँ पे कैसी सिटीजनशिप है, सिंगल। चलिए, और कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट तो जानते ही हैं आप, हमारे जो पीएम के साथ जो बहुत ही स्पेशल लोग होते हैं कैबिनेट, वो भी समझाऊंगा आगे, है ना। चलिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया, अपने मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है वो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का दबाव नहीं चलता, जज साहब के आगे कोई बोल सकता है क्या वही चीज़ है ना। जुडिशियल रिव्यू, वो भी हमने वहाँ से लिया। जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट के पास एक ऐसी ताकत होती है, मानो लेजिस्लेचर जो मैंने ऊपर बताया था आपको, उन्होंने कोई भी कानून बना दिया, ऐसा बना दिया जो सही में सही नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत पहुँचा रहा है लोगों को। तो ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशरी जैसे होता है ना, डीआरएस होता है क्रिकेट के अंदर, ऐसे ये लोग रिव्यू करते हैं कि कानून बन गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गलत कानून बन गया हो। तो अगर गलत बन गया होता है तो उसको फ़ौरन नलीफाई कर देते हैं, भाई ख़त्म कर दिया उसको वहीं के वहीं, अरे लागू नहीं होगा। लेकिन जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है अपने देश के लिए, वरना ये लोग कुछ भी कर डालेंगे नेता लोग तो। हालांकि जुडिशरी भी कुछ ना कुछ कर ही देती है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट मतलब जब प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, मतलब रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट को। यहाँ देखिए इज्जत, थोड़ा प्रेसिडेंट है हमारे देश के राजा हैं तो थोड़ा इज्जत से नाम लिया जाता है, तो इम्पीचमेंट बोला जाता है हटाने को, है ना। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, रिमूवल, इम्पीचमेंट, फंडामेंट, ये कहाँ से लिए हुए हैं, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, अपने डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है हमने। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, उसका मेथड क्या है, वो कहाँ से लिया है हम लोगों ने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि मेंबर्स का जो राज्यसभा के अंदर नॉमिनेशन होता है वो किस तरीके से होना है, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए पार्लियामेंट के पास थोड़ी ताकत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि भाई पूरे देश में एक है, सेंट्रल लेवल पे है। वो कभी कभी क्या करता है, उसके पास ये ताकत होती है कि वो अपने जिन चीज़ों पे वो कानून बना सकता है, जो सेवन शेड्यूल मैंने आपको बताया, जिस चीज़ पे वो खुद कानून बना सकता है ना, वो तो बनाता ही बनाता है। लेकिन कभी कभी स्टेट के जो चीज़ें पे स्टेट कानून बना सकता है, उस पर भी कानून बना देता है। मतलब अपना काम तो कभी कभी करता ही करता है, साथ ही साथ कभी कभी स्टेट का भी ले लेता है, लेकिन स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। तो सेंटर कैसा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। मोदी जी योगी जी से स्ट्रांग हो जाते हैं। मैं यूपी में रहता हूँ तो यहाँ पे मैं उनका एग्जाम्पल ले सकता हूँ, है ना। तो रेसिडरी पावर टू सेंटर, जो रेसिडरी पावर्स होती हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, रेसिडरी पावर वो सेंटर के पास रहती हैं। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो किसके पास, सेंटर के पास होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, है ना। अपॉइंटमेंट जो होता है ना गवर्नर का, एक राज्यपाल का, वो सेंटर के द्वारा होता है, वो वहीं से। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है, तो वो किसके तहत, मतलब ये फीचर कहाँ से बोरो किया गया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमने 7 शेड्यूल में पढ़ी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट वाला फीचर हमने कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स, ये भी वहाँ से। जॉइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउसेस, कभी कभी क्या होता है कि जब कानून पास नहीं हो पाते हैं तो दोनों हाउसेस को एक साथ बुलाना पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा को, तो उसको जॉइंट सेटिंग बोला जाता है। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर वीमेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यहाँ से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी के टाइम में, मानो आपातकाल स्थिति हो जाती है कभी कभी देश के अंदर, जैसे कोई वॉर हो गया या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया, तो क्या करना पड़ता है, हमारे देश में इमरजेंसी लगानी पड़ती है। तो इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, है ना। ये अगर ना हो तो भाई क्या ही हो देश के अंदर, जो आपके अधिकार है, आपके जन्म सिद्ध अधिकार है ना, अगर ये ना हो तो पता नहीं क्या हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहाँ से लिए, वीमेन कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से। कभी थोड़े बहुत सस्पेंड होते हैं, सारे नहीं होते। चलिए
आगे बढ़ते हैं रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मिला है हमें? फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। जो जस्टिस के प्रियम्बल है ना, जो जैसे हमारे किसी भी चीज़ के अंदर जो किसी बुक के ऊपर जो पहला पन्ना होता है ना, जैसे उसमें जो एक तरीके से उसका इंट्रोडक्शन होता है जो बुक का, है ना, इंट्रोडक्शन होता है ना कि बुक किस बारे में है, तो इस तरीके से हमारा प्रियम्बल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक इंट्रोडक्शन वाला पेज है वो प्रियम्बल है ना। तो प्रियम्बल से क्या है, प्रियम्बल में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके अंदर जस्टिस की भी बात की गई है, जस्टिस, है ना। तो इस जस्टिस को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस में क्लासीफाई कर दिया है उन्होंने। तो वो कहाँ से लिया हमने? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन प्रियम्बल, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीकन से क्या लिया है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। और अब चलते हैं अगले उस पर, आगे बढ़ते हैं। ब्लेंड ऑफ, थर्ड जो हमारा फीचर है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? रिजिडिटी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत मजबूत है, ठोस है, एक ऐसी जगह रखी हुई है जिसे आप आगे पीछे नहीं कर सकते, मतलब हिला नहीं सकते, बदल नहीं सकते उसकी जगह, या उसे नहीं हिला सकते। फ्लेक्सिबिलिटी कोई ऐसी चीज़ जो मुलायम है, जिससे आप मोड़ सकते हैं, है ना, घुमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। अब कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में, यानी इसके रेस्पेक्ट में क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, रिजिडिटी का मतलब होता है कोई चीज़ जिसको आप मुश्किल से चेंज कर पाएँ। अब देश के अंदर जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अंदर फंडामेंटल राइट है, या गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना, कि क्या गवर्नमेंट जैसे काम करती है, तो एक लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है ना। अगर इनमें ज़्यादा छेड़छाड़ होगी ना तो थोड़ा सा डगमगा जाएगा देश। तो इन प्रोविजंस को ऐसा रखा गया कि इनको आसानी से बदल ना सकें हम लोग। तो इसको क्या बोला गया? रिजिड बोला गया, कि आसानी से ना बदल सकें। अगर इनको बदलने की कोशिश करनी है तो भाई जो प्रोसीजर है वो थोड़ा टफ है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, मतलब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में एमएलए वोट करें तब वो वोट पास होगा। उसके बाद स्टेट से रेटिफिकेशन यानी मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी जब अगर इन चीज़ों में चेंज लाना है आपको, और लगभग मतलब बहुत नामुमकिन के बराबर सी बातें हो जाती हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे चीज़ें आसान है चेंज करना, जैसे किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, जैसे आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना बनाना है ना, या उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाना है, तो इस काम को बस आसानी से कर लेंगे एमपी एमएलए आपस में बात करके, एक सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग प्रोसेस हो जाएगी और आराम से इस काम को कर लेंगे, है ना। तो ये आसान काम हो गया, तो फ्लेक्सिबल काम हो गया। अब ये दोनों ही तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं इंडिया के अंदर। कुछ काम ऐसे हैं जो आसानी से हो जाएंगे, कुछ काम ऐसे हैं जो मुश्किल तरीके से होंगे। तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिश्रण आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन रिजिडिटी आपको यूएसए में देखने को मिलती है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वहाँ पे बहुत रिजिडिटी है, इसी तरीके से काम होता है। लेकिन वहीं आप ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के देख लें तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ही नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सब बातों बातों में चल रहा है ना। तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, आसानी से किसी भी प्रोविज़न को चेंज कर लेते हैं। एमपी एमएलए बैठे, उन्हें चाय पे बुलाया, बात करी, चलो भाई कल बदल देते हैं, और बदल देते हैं ऐसा नहीं होता है वैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाय, अगला फीचर देखते हैं, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइसेस। देखिए, फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब कि देश के अंदर काम क्या है, दो जगहों पे चल रहा है ना। एक तो सेंटर लेवल पे चल रहा है, एक स्टेट लेवल पे चल रहा है। स्टेट लेवल पे चल रहा है, सेंटर लेवल पे चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, ये आपस में लिंक्ड है ना। ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो गए। जैसे एक चाबी होती है ना, जैसे आप ऐसे एग्जांपल से समझो, जैसे आपने चाबी का गुच्छा देखा है। चाबी गुच्छा कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है, उसके अंदर हम गुच्छा बोलते हैं, ऐसा होता है, उसके अंदर फिर ऐसे चाबियाँ पड़ी होती हैं, ऐसे चाबियाँ पड़ी होती हैं, ऐसे होता है ना, ऐसे चाबियाँ पड़ी होती हैं उसके अंदर। हाँ, बिल्ली के पंजे ऐसा लग रहा है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है ठीक, ऐसी होती है चाबी, बीच में छल्ला होता है, साइड में ऐसे चाबियाँ पड़ी होती हैं। अब आप मान लीजिए जो अंदर का छल्ला है ना, ये अंदर वाला जो छल्ला है, अंदर वाला छल्ला, ये क्या है? इसे मान लीजिए आप सेंटर,
और जो ये बाहर वाली चाबियाँ पड़ी हैं ना, इसे मान लीजिए आप मान लीजिए स्टेट्स, क्या मान लीजिए आप इसे स्टेट मान लीजिए। अब बताने का इसका तात्पर्य क्या है, देखिए जो अंदर का छल्ला है ना वो सेंटर है। सेंटर ने क्या कर रखा है, सारे स्टेट्स को पिरो रखा है अपने अंदर, है ना। जैसे माला के अंदर मोती पिरो हुए होते हैं ना, ऐसे मान लीजिए एक धागे के अंदर 28 मोती पिरो के रखे हैं, है ना। सेंटर टूटा तो सब अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा मान लीजिए, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका, है ना। तो सारी चीज़ें क्या है, फेडरल है, ये फेडरल सिस्टम है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। चलिए तो अब समझते हैं फेडरलिस्ट का। एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, थोड़ा देखने में आसानी रहती है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइसेस, है ना। तो आपको अब बात करें फेडरल मतलब दोनों लोगों की रजामंदी से काम हो रहा है, स्टेट सेंटर। और यूनिटरी बायस मतलब कि सिर्फ सेंटर ही मजबूत हो गया, सेंटर कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम ही काम करेंगे सारे, मतलब हम सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है हम, है ना। ऐसे सेंटर, अगर सिर्फ सेंटर की बात तो यूनिटरी बायसेस, फेडरल यानी दोनों लोग। अब बात कर लेते हैं, अपने देश के अंदर कुछ ऐसे फीचर पाए जाते हैं जो कुछ फेडरल हैं, कुछ यूनिटरी हैं। यूनिटरी का मतलब कि यहाँ पे सेंटर की बात मानी जा रही है, और फेडरल मतलब यहाँ स्टेट की और सेंटर दोनों की बात मानी जा रही है ना। तो फेडरल में कौन सा आता है, हमारी जैसे 2 गवर्नमेंट सिस्टम, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। डिवीजन ऑफ पावर्स का विभाजन आपने देखा ना, मैंने बताया था सब्जेक्ट्स जो थे उसमें 7 शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, तो डिवीजन ऑफ पावर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ना, तो कोई भी अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं एकदम से कर सकता। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सर्वोत्तम है ना, सबसे ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आसानी से बदला नहीं जा सकता कि कुछ भी कर दिया आपने स्टेट के लिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसी है, इंडिपेंडेंट है ना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ना लेजिस्लेचर के ऊपर निर्भर है, ना एग्जीक्यूटिव के ऊपर निर्भर है, इंडिपेंडेंट है। नेताजी फ़ोन लगा के विधायक साहब जज साहब को फ़ोन लगा के नहीं कह सकते वो मेरा आदमी है, फैसला कर देना। लेकिन हाँ, एक IAS को, IPS को, या किसी भी अधिकारी, SDM, है ना, किसी को भी फ़ोन करके कह सकते हैं देखो भी मेरा आदमी है, देख लेना, है ना। इसीलिए जुडिशरी क्या, इंडिपेंडेंट। सीधी बात है ना। देखिए अगर न्याय सुनाने वाला ही किसी के दबाव में आएगा तो न्याय सुनाएगा कैसे, वो न्याय कर ही नहीं पाएगा कभी। इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया। और बाई कैमरलिज्म, ये मैंने आपको 2 बार पहले भी बता चुका हूँ, बाई कैमरलिज्म आप जानते ही हैं। तो ये वाले फीचर्स क्या है, फेडरल फीचर्स है। ये बहुत पूछ लेता है, UPPCS में पूछता है, UPSC में भी पूछता है। और यूनिटरी फीचर्स, ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक मजबूत सेंटर मजबूत होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना, एक ही माला के अंदर सब पिरो के रखे हैं उन्होंने, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ख़राब है। सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपस में इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड कैसे, वो आगे हम पढ़ेंगे। उसमें 25 हाई कोर्ट है, 1 सुप्रीम कोर्ट है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज और इमरजेंसी प्रोविजन, ये सब क्या हैं, यूनिटरी फीचर्स हैं। इनको लिख लीजिए आप, इसके नोट्स बना लीजिए, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे इस पर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। देखिए इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट। देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, है ना। तो जितनी भी जवाबदेही हो, जितने भी काम होते हैं वो सारे उनके अंडर होते हैं। उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी और उनके साथ के मंत्रिमंडल की, है ना, उनकी और उनके साथ के मंत्रिमंडल की, यानी कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर साहब की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साहब की। वो किसके लिए अकाउंटेबल होती है, पार्लियामेंट के लिए। तो इसको क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, अपने प्रधानमंत्री। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, यानी किसको जवाबदेही करेंगे, पार्लियामेंट को करेंगे। यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो राजा जी हैं, वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है ना। और यहाँ पे जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो असली करता असली काम करने वाले, वो कौन है, PM साहब, है ना। और यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है। जैसे इस समय 2025 में जो अपनी मेजॉरिटी पार्टी है वो कौन सी है, अपनी भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री कौन है, इस पार्टी से प्रधानमंत्री कौन है, अपने श्री नरेंद्र मोदी जी।
उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री और उनके साथ का मंत्रिमंडल यानी कि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए अकाउंटेबल होती है? लोकसभा के लिए होती है। उनकी जवाबदेही लोकसभा के लिए होती है, जो कोई भी काम करते हैं उसके लिए। और लीडरशिप ऑफ पीएम, आप पढ़ के समझ गए होंगे क्या मतलब इसका। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा, और जो लोकसभा होती है, लोकसभा भंग हो जाती है यानी कि डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है पूरी। उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आती है। और जो राज्यसभा होती है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशल सुप्रीमेसी। देखिए क्या है इसके अंदर, पार्लियामेंट के पास ताकत है नियम कानून बनाने की, जैसे कि मैं आपको शुरुआत से बताता चला आ रहा हूँ। जुडिशरी बाय पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए जुडिशरी के पास ये ताकत है कि अगर उसे लग रहा है कि कोई भी कानून ऐसा है जो जनता के हित के लिए नहीं है या फिर देश के हित के लिए नहीं है, कोई ना कोई दिक्कत है उस कानून में, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। पार्लियामेंट के पास ताकत है कि वो कानून बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट पे, और जुडिशरी के पास ये ताकत है वो किसी भी कानून को ख़त्म कर सकती है ना? है ना? अच्छा, एक के पास तलवार है और दूसरे के पास भी तलवार है, बस फ़र्क ये है दूसरा इंसान पहले वाले की तलवार को काट सकता है। चलिए, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। थोड़ी मेरा थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए इंटीग्रेटेड भी बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी बोल रहे हैं। देखिए इंटीग्रेटेड का मतलब ये है हर स्टेट के पास एक हाई कोर्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया के अंदर कितने 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है जो सबका हेड कोर्ट है, मतलब सबसे ऊंचा कोर्ट, सबसे उच्च न्यायालय जो है हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है ना? तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड है आपस में। 25 कोर्ट्स ये और सुप्रीम कोर्ट से सब क्या है, इंटीग्रेटेड है। सब एक दूसरे की मतलब सुप्रीम कोर्ट से क्या करते हैं, उसका हायर कोर्ट होता है, उसके नीचे हायर कोर्ट के नीचे दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आते हैं अपने हाई कोर्ट्स और उसके नीचे अपने लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सारी जुडिशरी की जो हायरार्की है ये सब क्या है, आपस में इंटीग्रेटेड है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है जुडिशरी जो है स्वतंत्र है, किसी का दबाव नहीं है जुडिशरी के ऊपर। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कोई भी विधायक साहब फ़ोन करके ये नहीं कह सकते जज से कि भाई आप देख लो हमारा आदमी है ना? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्रता है तभी तो वो न्याय सुना पाएंगे। वो बात अलग है कि अब कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्रता हो गई है उन लोगों के पास। जुडिशरी इज सुप्रीम। जुडिशरी क्या है, सबसे सुप्रीम है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर। वो नेताजी को भी कटघरे में खड़ा कर सकती है और आईएएस को भी कटघरे में खड़ा कर सकती है और करती भी है। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर है, जो मैंने ऊपर आपको पार्ट्स पढ़ाए थे, तो उसमें फंडामेंटल राइट जो है पूरा एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी पूरा एक चैप्टर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन एश्योर्ड है। जो स्टार्टिंग के फंडामेंटल राइट डीपीएसपी हैं, इनमें से क्वेश्चन एश्योर्ड आता ही आता है, यूपीएससी पूछेगी ही पूछेगी यहाँ से, तो इनको बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर आती है अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़, उन्हीं के आगे उसका अगला चैप्टर है 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो भी हम वहीं से पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष। देखिए भारत के अंदर इतने सारे रिलीजन हैं, है ना? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, इतने सारे धर्म पाए जाते हैं, लेकिन सबको आज़ादी है यहाँ रहने की। कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि किसी एक धर्म को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ऑफिशियल धर्म है, कि सनातन धर्म सबसे बड़ा है या यहाँ पे इस्लामिक धर्म सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं होना है इंडिया में। जैसे अगर आप देखें पाकिस्तान में, वहाँ का ऑफिशियल धर्म क्या है, वहाँ इस्लामिक धर्म माना जाता है, वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पे मानिए मेजॉरिटी भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे किसी का ऑफिशियल में सबको बराबर इज्जत है, हर धर्म की एक्सेप्टेंस है यहाँ पे, है ना? हर धर्म के लिए एक्सेप्टेंस है, जबकि यहाँ पे 80-85% यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है अपने हिंदू लोग हैं। और जैसे हमारा UAE हो गया, वहाँ पे भी जो है कंट्री में क्या है, ऑफिशियल रीजन क्या है, वहाँ इस्लाम है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे कोई भी कानून बनाया जाएगा तो सबके बारे में सोच के बनाया जाएगा, है ना? तो और फिर अगला आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये तो आप जानते ही हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज
18 साल से ऊपर के लोग वोट करते हैं, है ना, लोकसभा राज्यसभा या जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें 18 साल से ऊपर के लोग वोट कर सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर आते हैं सिंगल सिटीजनशिप पे। सिंगल सिटीजनशिप मतलब अगर आप यूपी के नागरिक हैं तो आप पूरे इंडिया के नागरिक हैं, या किसी भी स्टेट में 28 स्टेट के अंदर 28 यूनियन टेरिटरी के अंदर आप कहीं भी जन्म ले लेते हैं तो आप पूरे देश के क्या हो गए? नागरिक हो गए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यूपी में आपने जन्म लिया है तो सिर्फ यूपी के ही आप सिटीजन होंगे, लेकिन ऐसा अमेरिका में के अंदर है। आपने कहीं जन्म लिया किसी स्टेट में और दूसरे स्टेट में आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो वहाँ की आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का मैटर चलता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप काफ़ी है। अमेरिका डजेंट हैव डुअल, डोंट हैव, सॉरी थोड़ा यहाँ पे गलत लिख गया है, अमेरिका हैज़ डुअल सिटीजनशिप, और इंडिया में कोई ज़रूरत नहीं है सेपरेट सिटीजनशिप लेने की। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ यहाँ पे स्वतंत्र कुछ ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अपने इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है ना, ये स्वतंत्र है ना, ये काफ़ी पावरफुल पोस्ट होती है। जो सीनियर आईएएस होते हैं, आप आईएएस बन जाते हैं तो आप जब बहुत अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो जब CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक या इलेक्शन कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं। CAG ये भी यूपीएससी के चेयरमैन, ये भी सब आईएएस आप बनेंगे तो इन पोस्ट तक आप जा सकते हैं। ये बॉडीज़ क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती हैं, इन पे दबाव नहीं होता किसी का, क्योंकि अगर इन पे दबाव होगा तो ये लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे इलेक्शन के अंदर, जैसे जाली वोट पड़ जाएंगे। CAG क्या काम करता है? यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये क्या करता है? हमारे पब्लिक पर्स का क्या होता है? गार्जियन होता है। ये देखता है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो सही खर्च कर रही है, तो ऑडिट करने का काम करता है ये एक तरीके से चेक करता है ना। UPSC जो IAS IPS या एग्ज़ाम्स कराती है बड़े बड़े, SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये सब क्या इंडिपेंडेंट बॉडी है। इनको परेशान किस तरीके से करा जा सकता है? जो इनके इंडिपेंडेंस को इनको सुरक्षा देनी पड़ी। देखो इनके टेन्योर यानी कि जो इनका कार्यकाल है, इनके काम करने का समय है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता कि 5 साल करना है या 6 साल करना है, 65 साल तक काम करना है, 63 साल तक करना है, तो ये नहीं है, इनको बीच से हटा दिया जाएगा, है ना। इनकी सिक्योरिटी है, फिक्स सर्विस कंडीशन, और कंडीशंस भी इनकी फिक्स रहती हैं। ये नहीं कि उनको कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें इनको कर दी कि इनको घर नहीं दे रहे हैं, या मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है उनकी सर्विसेज की, जो भी उनके रूल्स में होती है वो चेंज नहीं होती हैं आसानी से। और सैलरी यानी कि अब CAG साहब से काम करवाना है किसी नेता मंत्री जी को, तो उनकी सैलरी मानो 1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी है तो काट के उनके 50,000 कर दी, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। और कई सारी चीज़ें हैं एंड सो ऑन, आप नोट्स बना लीजिएगा इसका। और एमरजेंसी प्रोविज़न मैं मान के चल रहा हूँ, आप साथ ही साथ इसके नोट्स बना रहे हैं, और कुछ दिनों बाद मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा, उसमें सारे PDF पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से चाहें तो ले सकते हैं, वरना अगर आप नोट्स बनाएंगे तो मैं प्रेफर करूँगा आप नोट्स बनाइए। अपने हाथ से बनी हुई चीज़ अपने हाथ से होती है। ये भी मेरे हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं, तब मैंने फिर इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। इमरजेंसी प्रोविज़न, देखिए जब देश में कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो देश में इमरजेंसी लगाई जाती है ना। तो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसीज हैं आर्टिकल 360 के अराउंड 352, 354 और 360 में है। तो ये भी एक चैप्टर है, पूरा इसे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम ओवरव्यू ले रहे हैं क्योंकि हम फीचर्स को जान रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, है ना। फिर है अपनी 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब अपने देश के अंदर क्या है, 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। एक तो सबसे ऊंची लेवल की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है जो हमारी पंचायत म्यूनसिपैलिटी, इसको क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो कई सारे ऐसे प्रोविज़न आए हिस्ट्री में जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट लानी पड़ी, जैसे कि लोग मतलब बिल्कुल ज़मीन से जो जनता जुड़ी हुई है वो तक अपने पार्टिसिपेशन कर सके देश को चलाने में, इसलिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा आया था। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, ये यहीं तक था। तो आप इसके साथ ही साथ नोट्स बना लीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।